नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल पर। यौन दुराचार के आरोप में निलंबन, धूमिल, सामाजिक प्रतिष्ठा और एक लंबी विभागीय जांच प्रक्रिया के बाद निर्दोष साबित होकर फिर बहाल हुए सुशील आज पहली बार ऑफिस पहुंचे। पूरा स्टाफ उनके सम्मान में खड़ा हो गया, मगर उन्होंने किसी की तरफ भी नज़र उठाकर नहीं देखा और चपरासी के पीछे पीछे सीधे अपने कैबिन में चले गए। आज उनकी चाल में पहले से ठसक नहीं थी। वह पुराना आत्मविश्वास कहीं खो सा गया था। कुर्सी पर बैठते ही उनकी आंखों में नमी तैर गई। उनके उजले दामन पर जो काले दाग लगे थे वे बेशक आज मिट गए थे, मगर उन्हें मिटाते मिटाते उनका चरित्र कितना बदरंग हो गया है, यह दर्द सिर्फ भुगतभोगी ही जान सकता है। कितना गर्व था उन्हें अपनी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा पर। बहुत भरोसा था अपने व्यवहार की पारदर्शिता पर। हाँ, वे काम में सख्त और वक्त के पाबंद थे, मगर यह भी सच है कि अपने स्टाफ के प्रति बहुत अपनापन रखते थे। वे कितनी बड़ी खुशफहमी पाले हुए थे अपने दिल में कि उनका स्टाफ भी उन्हें बहुत प्यार करता है। तभी तो उन्हें अपने चपरासी मोहन की बातों पर जरा भी यकीन नहीं हुआ था जब उसने रजनी और शिखा के बीच हुई बातचीत ज्यों की त्यों सुनाकर उन्हें खतरे से आगाह किया था। उन्हें आज भी वह सब याद है जो मोहन ने उस दिन दोनों की बातें लगभग फुसफुसा कर कही थी। इन सुशील का भी कुछ ना कुछ तो इलाज करना ही पड़ेगा। जब से डिपार्टमेंट में हेड बनकर आए हैं, सबको सीट से बांध कर रख दिया है। मजाल है कि कोई लंच टाइम के अलावा जरा सा भी इधर उधर हो जाए। शिखा की टेबल पर टिफिन खोलते हुए रजनी ने अपनी बड़ास निकाली। हाँ यार, विमल सर के टाइम में कितने मजे हुआ करते थे। बड़े ही आराम से नौकरी हो रही थी। न सुबह जल्दी आने की हड़बड़ाहट और न ही शाम को 6 बजे तक सीट पर बैठने की पाबंदी। अब तो सुबह अलार्म बजने के साथ ही मोबाइल में सुशील का चेहरा दिखाई देने लगता है। शिखा ने रजनी की हाँ में हाँ मिलाते हुए उसकी बात का समर्थन किया। याद करो कितनी बार हमने ऑफिस से बंक मारकर मेंटेनी शो देखा है, ब्यूटी पार्लर गए हैं, त्योहारों पर सेल में शॉपिंग के मजे लूटे हैं, और तो और ऑफिस टाइम में घर बाहर के कितने ही काम भी निपटा लिया करते थे। अब तो बस सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक सिर्फ फाइलें ही निपटाते रहो। लगता ही नहीं कि सरकारी नौकरी कर रहे हैं। रजनी ने बीते हुए दिनों को याद करके आह भरी। और हाँ, सुशील सर पर तो तुम्हारी आंखों का काला जादू भी काम नहीं कर रहा है ना? शिखा ने जानबूझकर रजनी को छेड़ा। सही कह रही हो तुम, विमल सर तो मेरी एक मुस्कान पर ही फ्लैट हो जाते थे। सुशील को तो यदि बाहों में भर के चुंबन भी दे दूं तभी भी शायद कोई छूट न दे। रजनी ने ठहाका लगाते हुए अपनी हार स्वीकार कर ली। शिखा मैडम, आपको साहब ने याद किया है। तभी मोहन ने आकर कहा था। अभी आती हूँ, कहती हुई शिखा ने अपना टिफिन बंद किया और सुशील के चैम्बर की तरफ चल दी। साहब का चमचा कहकर रजनी भी बुरा सा मुंह बनाती हुई अपनी सीट की तरफ बढ़ गई। सुशील को एक एक बात, एक एक घटना याद आ रही थी। रजनी उनके ऑफिस में क्लर्क है, बेहद आकर्षक देह अष्टी की मालकिन। रजनी को यदि खूबसूरती की मलिका भी कहा जाए तो भी गलत ना होगा। उसकी मुखर आंखें उसके व्यक्तित्व को 4 चांद लगा देती है। रजनी को भी अपनी इस खूबी का बखूबी एहसास है और अवसर आने पर वह अपनी आंखों का काला जादू चलाने से नहीं चूकती। मोहन ने ही उन्हें बताया था कि 3 साल पहले जब रजनी ने यह विभाग ज्वाइन किया था तब प्रशासनिक अधिकारी मिस्टर विमल उसके हेड थे। शौकीन मिजाज विमल पर रजनी की आंखों का काला जादू खूब चलता था। बस वह अदा से पलकें उठाकर उनकी तरफ देखती और उसके सारे गुनाह माफ़ हो जाते थे। विमल ने कभी उसे ऑफिस की घड़ी से बांध कर नहीं रखा। वह आराम से ऑफिस आती और अपनी मर्जी से सीट छोड़कर चल देती। हाँ, जाने से पहले एक आखिरी कॉफ़ी वह जरूर मिस्टर विमल के साथ पीती थी। उसी दौरान कुछ चटपटी बातें भी हो जाया करती थी। मिस्टर विमल इतने को ही अपना समय समझकर खुश हो जाते थे। रजनी की आड़ में शिखा समेत दूसरे कर्मचारियों को भी काम के घंटों में छूट मिल जाया करती थी। इसलिए सभी रजनी की तारीफें कर करके उसे चने के झाड़ पर चढ़ा कर रखते थे। लेकिन रजनी की आंखों का काला जादू ज़्यादा नहीं चला, क्योंकि मिस्टर विमल का ट्रांसफ़र हो गया। उनकी जगह
सुशील उनके बॉस बनकर आ गए। दोनों अधिकारियों में जमीन आसमान का फर्क। सुशील अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार थे और साथ ही वक्त के भी बहुत पाबंद। ऑफिस में 10 मिनट की भी देरी ना तो खुद करते हैं और न ही किसी स्टाफ की बर्दाश्त करते। शाम को भी 6 बजे से पहले किसी को सीट नहीं छोड़ने देते। जैसा कि अमूमन होता आया है कि लंबे समय तक मिलने वाली सुविधाओं को अधिकार समझ लिया जाता है। रजनी को भी सुशील के आने से कसमसाहट होने लगी। उनकी सख्ती उसे अपने अधिकारों का हनन महसूस करती दिखती। उसे ना तो जल्दी ऑफिस आने की आदत थी और न ही देर तक रुकने की। उसने एक दो बार अपनी अदाओं से सुशील को शीशे में उतारने की कोशिश भी की, मगर उसे निराशा ही हाथ लगी। सुशील तो उसे आंख उठाकर देखते तक नहीं थे। फिर कैसे चलेगा उसकी आंखों का काला जादू? इस तरह तो नौकरी करनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। रजनी की परेशानी बढ़ने लगी तो उसने शिखा से अपनी परेशानी साझा की थी। तभी मोहन ने उनकी बातें सुन ली थी और सुशील को आगाह किया था। उन्हीं दिनों विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हुआ था। इन सत्रों में विपक्ष द्वारा सरकार के कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और संबंधित सरकारी विभाग को उनके जवाब में अपने आंकड़े पेश करने पड़ते हैं। साथ ही जब तक उस दिन का सत्र समाप्त नहीं हो जाता तब तक उस विभाग के सभी अधिकारियों व उनसे जुड़े कर्मचारियों को ऑफिस में रुकना पड़ता है। हाँ, देरी होने पर महिला कर्मचारियों को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जरूर विभाग की होती है। इस बाबत सुशील भी हर रोज उनके लिए कुछ टैक्सियों की एडवांस में व्यवस्था करवाते थे। रजनी के अधिकार क्षेत्र में ग्रामीण महिलाओं के लिए चलाई जाने वाली महत्वपूर्ण विकास योजनाओं की जानकारी वाली फाइलें थी। इसीलिए सुशील की तरफ से उसे खास हिदायत दी थी कि वह बिना उनकी इजाज़त के ऑफिस छोड़कर न जाए। और फिर उस दिन जो हुआ उसे भला वे कैसे भूल सकते हैं। साहब ने आज आपको फाइलों के साथ रुकने के लिए कहा है। मोहन ने जैसे ही ऑफिस से निकलने के लिए बैग संभालती रजनी को यह सूचना दी, उसके हाथ रुक गए। उसने मन ही मन कुछ सोचा और सुशील के चैम्बर की तरफ बढ़ गई। सर, आज मेरे पति का जन्मदिन है, प्लीज़ आज मुझे जल्दी जाने दीजिए, मैं कल देर तक रुक जाऊंगी। रजनी ने मिन्नत की, मगर मैडम, हमारे विभाग से जुड़े प्रश्न तो आज के सत्र में ही पूछे जाएंगे, कल रुकने का क्या फ़ायदा। लेकिन आप फिक्र ना करें, जैसे ही आपका काम खत्म होगा हम तुरंत आपको टैक्सी से जहां आप कहेंगी वहां छुड़वा देंगे। अब आप जाइए और जल्दी से ये आंकड़े लेकर आइए। सुशील ने उसकी तरफ एक फाइल बढ़ाते हुए कहा। रजनी कुछ देर तो वहां खड़ी रही, मगर फिर सुशील की तरफ से कोई प्रतिक्रिया न पाकर निराशा सी चैम्बर से बाहर आ गई। सर, क्या मैं आपके मोबाइल से एक फ़ोन कर सकती हूँ? अपने पति को देर से आने की सूचना देनी है। मैं जल्दबाजी में आज अपना मोबाइल लाना भूल गई। रजनी ने संकोच से कहा। ऑफिस के लैंडलाइन से कर लीजिए। सुशील ने उसकी तरफ देखे बिना ही टका सा जवाब दे दिया। लैंडलाइन शायद डेड हो गया है और शिखा भी घर चली गई है, पर खैर कोई बात नहीं, मैं कोई और व्यवस्था करती हूँ, कहते हुए रजनी वापस मुड़ गई। ये लीजिए, कर दीजिए अपने घर फ़ोन, और हाँ, मेरी तरफ से भी अपने पति को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीजिएगा। सुशील ने रजनी को अपना मोबाइल थमा दिया और फिर से फाइलों में उलझ गए। रजनी उनका मोबाइल लेकर अपनी सीट पर आ गई। थोड़ी देर बाद उसने मोहन के साथ सुशील का मोबाइल वापस भिजवा दिया और फिर अपने काम में लग गई। रजनी जी, आज आप अभी तक ऑफिस नहीं आई? दूसरे दिन सुबह लगभग 11 बजे सुशील ने रजनी को फ़ोन किया। सर, कल आपके साथ रुकने से मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं 2-4 दिनों तक मेडिकल लीव पर रहूंगी। रजनी ने धीमी आवाज़ में कहा। क्या हुआ? सुशील के शब्दों में चिंता झलक रही थी। कुछ खास नहीं सर, बस पूरी बॉडी में पेन हो रहा है, रेस्ट करूंगी तो ठीक हो जाएगा। मैं अलमारी की चाबियां शिखा के साथ भिजवा रही हूँ, शायद आपको कुछ ज़रूरत पड़े, कहकर रजनी ने अपनी बात खत्म की। 2 दिनों बाद सुशील के पास महिला आयोग की अध्यक्ष सुषमा का फ़ोन आया, जिसे सुनकर सुशील के पाँव के नीचे से जमीन खसक गई। रजनी ने उन पर यौन दुराचार का आरोप लगाया था,
रजनी ने अपने पक्ष में सुशील द्वारा भेजे गए कुछ अश्लील मैसेज और एक फ़ोन कॉल की रिकॉर्डिंग उन्हें उपलब्ध करवाई थी। सुशील ने लाख सफाई दी, मगर सुषमा ने उनकी एक न सुनी और रजनी की लिखित शिकायत व सबूतों के आधार बनाते हुए यह खबर हर अखबार व न्यूज़ चैनल वालों को दे दी। सभी समाचार पत्रों ने इसे प्रमुखता से प्रकाशित किया। चूँकि खबर एक बड़े प्रशासनिक अधिकारी से जुड़ी थी और वह भी ऐसे विभाग का जो कि खास महिलाओं की बेहतरी के लिए ही बनाया गया था, सो सत्ता के गलियारे में भूचाल आना स्वाभाविक था। न्यूज़ चैनलों पर गर्मा गर्म बहस हुई। महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था पर खामियों को लेपकर विपक्ष द्वारा सरकार को घेरा गया। सुशील के घर के बाहर महिला संगठनों द्वारा प्रदर्शन किया गया। सरकार से उन्हें बर्खास्त करने की पुरजोर मांग की गई। सरकार ने पहले तो अपने अधिकारी का पक्ष लिया, मगर बाद में जब रजनी के मोबाइल में भेजे गए सुशील के अश्लील संदेश और फ़ोन कॉल की रिकॉर्डिंग मीडिया में वायरल हुए तो सरकार भी बैकफुट पर आ गई और तुरंत प्रभाव से सुशील को सस्पेंड करके एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन किया गया। मामले की निष्पक्ष जांच के लिए एक महिला प्रशासनिक अधिकारी उपासना खरे को जांच अधिकारी बनाया गया। उपासना की छवि एक कर्मठ और ईमानदार अधिकारी की रही थी। उसे इससे पहले भी ऐसी कई जांच का अनुभव था। साथ ही एक महिला होने के नाते रजनी उससे खुलकर बात कर सकेगी। शायद उसे जांच अधिकारी नियुक्त करने के पीछे सरकार की यही मंशा रही होगी। इधर सुशील के निलंबन को रजनी अपनी जीत समझ रही थी। उसने एक दिन बातों ही बातों में शेखी मारते हुए शिखा के सामने सारे घटनाक्रम को बखान कर दिया, तो शिखा को सुशील के लिए बहुत बुरा लगा। उधर शर्मिंदगी और समाज में हो रही थू-थू के कारण सुशील ने अपने आप को घर में कैद कर लिया। उपासना ने पूरे केस का गंभीरता से अध्ययन किया। सुशील और रजनी के अलग अलग और एक साथ भी बयान लिए, दोनों के पिछले चारित्रिक रिकॉर्ड खंगाले, पूरे स्टाफ से दोनों के बारे में गहन पूछताछ की और सुशील के पिछले कार्यालयों से भी उनके व्यवहार और कार्य प्रणाली से जुड़ी जानकारी जुटाई। मोहन और शिखा से बातचीत के दौरान अनुभवी उपासना को रजनी की साजिश की भनक लगी और उन्हीं के बयानों को आधार बनाते हुए उसने रजनी को पूछताछ के लिए दोबारा बुलाया। इस बार जरा सख्ती से बात की। थोड़ी ही देर के सवाल जवाबों में रजनी उलझ गई और उसने सारी सच्चाई उगल दी। मैंने ऑफिस के लैंडलाइन फ़ोन की पिन निकाल कर उसे डेट कर दिया, फिर बहाने से सुशील का मोबाइल लिया और उससे अपने मोबाइल पर कुछ अश्लील मैसेज भेजे। दूसरे दिन जब सर ने मुझे फ़ोन किया तो मैंने उनकी बातों का द्विअर्थीय जवाब देते हुए उस कॉल को रिकॉर्ड कर लिया और फिर उन्हें सबक सिखाने के लिए सारे सबूत देते हुए महिला आयोग से उनकी शिकायत कर दी। नतीजन वे सस्पेंड हो गए। इस कांड से सबक लेते हुए नए अधिकारी भी मुझसे दूर दूर रहने लगे और मुझे फिर से मनमर्जी से ऑफिस आने जाने की आज़ादी मिल गई। रजनी ने उपासना से माफ़ी मांगते हुए यह सब कहा। अब यह केस शीशे की तरह बिल्कुल साफ हो गया। रजनी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने ऐसी गिरी हुई हरकत करके महिलाओं का सिर शर्म से नीचा कर दिया। तुमने अपने महिला होने का नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश करके महिला जाति के नाम पर कलंक लगाया है। तुम्हें इसकी सज़ा मिलनी ही चाहिए। उपासना ने रजनी को बहुत ही तीखी टिप्पणियों के साथ दोषी करार दिया और सुशील को बहाल करने की सिफारिश की। उपासना ने अपनी जांच रिपोर्ट में रजनी को बतौर सजा न सिर्फ शहर बल्कि राज्य से भी बाहर स्थानांतरण करने की अनुशंसा की। मामला चूंकि सरकार के उच्च स्तरीय प्रशासनिक अधिकारी से जुड़ा था और आरोप भी बहुत संगीन थे, इसीलिए मुख्य सचिव ने व्यक्तिगत स्तर पर गुपचुप तरीके से भी मामले की जांच करवाई और आखिरकार उपासना की जांच रिपोर्ट को सही मानते हुए सुशील को बहाल करने के आदेश जारी हो गए। हालांकि उनका विभाग जरूर बदल दिया गया था। रजनी का ट्रांसफर दिल्ली से लखनऊ कर दिया गया। रजनी ने कई बार मौखिक व लिखित रूप से विभाग में अपना माफ़ीनामा पेश किया, मगर आरोपों की गंभीरता को देखते हुए विभाग ने उसका प्रार्थना पत्र ठुकरा दिया और आखिरकार रजनी को लखनऊ जाना पड़ा। आज भले ही सुशील अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से बरी हो चुके हैं, मगर महिलाओं को लेकर
एक अनजाना भय उनके भीतर घुस गया। महिलाओं के प्रति उनके अंदर जो एक स्वाभाविक संवेदना थी, उनकी जगह कठोरता ने ले ली। वे शायद जिंदगी भर यह हादसा न भूल पाए कि महज काम के घंटों में छूट न देने की कीमत उन क्या क्या खोकर चुकानी पड़ी। सुशील ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर अपील की कि या तो उनके अधीन कार्यरत सभी महिलाओं को दूसरे विभाग में ट्रांसफर करा दिया जाए और या फिर उन्हें ही ऐसे सेक्शन में लगा दिया जाए जहां महिला कर्मचारी न हो। आखिर दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। स्वाभाविक है ये मांग नहीं मानी गई और साल भर बाद सुशील ने सरकारी नौकरी छोड़ दी और अपना छोटा सा काउंसलिंग का व्यवसाय शुरू कर दिया। एक औरत ने इस तरह उनकी कमर तोड़ दी कि अब वे पत्नी न बेटी से भी आंख नहीं मिला पाते थे। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर सुशील की जगह आप होते तो क्या करते? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।